बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एमएफए की सीरीज में मॉडल पेपर की और पास पेपर की हमने एमसीक्यूज की डिस्कशन लास्ट टाइम कंप्लीट कर ली थी। तो आज इंशाल्लाह इस सेशन में हम मॉडल पेपर का क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे स्टैट से रिलेटेड, और एक स्प्रिंग 22 पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये मॉडल पेपर का। In December 19, Finance Department of Bacon Limited prepared the following summary aging schedule of BL's account receivable of last 4 years। ठीक है, तो BL ने क्या किया, एक एजिंग शेड्यूल बनाया BL's अकाउंट रिसीवेबल का और पिछले 4 सालों का। ठीक है, नंबर ऑफ डेज अप टू 15 डेज, 15 दिनों तक जो अमाउंट रिसीवेबल है वो 72% है, और 16 टू 30 डेज में अमाउंट रिसीवेबल कम होती जाएगी क्योंकि लोग पे करते चले जाएंगे, और 31 टू 60 डेज में जो लोग पैसे देते हैं वो 10% देते हैं, और मोर देन 61 डेज पैसे जो रिसीवेबल होंगे वो कम से कम रह जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग पे कर चुके होंगे, वो 30% चांसेस है। तो नंबर ऑफ डेज आ गए, साथ अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेज आ गई। COVID-19 pandemic has significantly affected the various sector of the economy। पेंडेमिक ने इकोनॉमिक सेक्टर को डैमेज किया। The recovery manager is worried that this downturn may affect the aging of account receivable prepared by the finance department in December 19। रिकवरी मैनेजर को टेंशन होगी क्योंकि पेंडेमिक आ गया, लोग जो हैं पैसा अपना ज़्यादा हेल्थ पर खर्च करेंगे, हो सकता है कि लोग हमारे पैसे ना दे पाएँ, रिकवरी में हमें प्रॉब्लम आएगी। In this context, her team has selected 250 customers from whom amount has been recovered in 2020। हमने क्या किया, इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने 250 कस्टमर से क्या किया, रिकवरी की 2020 में। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर। These selected customers are tabulated as follows। उनका हमारे पास रिकॉर्ड ये है, यानी कि 15 दिनों में 159 कस्टमर ने पैसे दे दिए, और 16 टू 30 डेज में 28 कस्टमर ने पैसे दे दिए, 31 टू 60 47 कस्टमर ने, और मोर देन 61 डेज 16 कस्टमर वो थे जिनको 61 डेज से ज़्यादा दिन लगे पैसे देने में। रिक्वायरमेंट क्या, एडवाइज वेदर इट कैन बी concluded that aging schedule has changed because of the COVID pandemic। कहता है कि हमने ये कंक्लूड करना है, ये जो एजिंग शेड्यूल है यानी कि लोग जो पैसे देते हैं कितने अरसे में देते हैं, हैज चेंज, क्या वो बदल जाएगा कोविड-19 पेंडेमिक से आने से। यानी कि कोविड-19 का पेंडेमिक का क्या शेड्यूल एजिंग शेड्यूल पर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। कोविड-19 के आने से एजिंग शेड्यूल क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास काई स्क्वायर का क्वेश्चन है। अगर काई स्क्वायर का क्वेश्चन है तो हमने ये एडवाइस देना, ये कंक्लूड देना है कि एजिंग शेड्यूल जो है वो कोविड-19 से अफेक्ट होता है, चेंज होता है या नहीं चेंज होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइपोथेसिस बना लेंगे। तो जब हम यहाँ से हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमें H0 चाहिए होगा और H1 चाहिए होगा। हाइपोथेसिस में हमारे पास सबसे पहले H0 बन जाएगा। तो H0 ये बनेगा कि जो ट्रू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है नॉट एसोसिएटेड, और H1 ये होगा कि टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये डिपेंडेंट है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये हमने हाइपोथेसिस बना ली। ठीक है, तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना होता है। तो क्वेश्चन में उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बताया। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बताया होता तो अल्फा बाय डिफॉल्ट जो है वो 5% हम यूज करते हैं, यानी कि अल्फा आ गया 0.05। ठीक है जी। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज, तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो काई स्क्वायर टेस्टिंग का फॉर्मूला होता है कि O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और फिर सबका
समीशन। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर 1 पे हाइपोथेसिस सेट कर लिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लिया, थर्ड पे टेस्ट कौन सा यूज करना है फॉर्मूला लिख लिया, और फोर्थ में हमने क्या करना है क्रिटिकल रीजन बनाना होता है, या सिंपल डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है जी, हमने क्या करना है डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिसीजन मेकिंग में हमने ये देखना होता है कि अगर का स्केयर कैलकुलेटेड, अगर का स्केयर कैलकुलेटेड ग्रेटर हो जाए का स्केयर टेबुलेटेड वैल्यू से, का स्केयर टेबल से, तो हम क्या करेंगे एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट रिजेक्टेड का मतलब ये है कि टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट नहीं है, टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट है। तो नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब टू एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट का मतलब हमारे केस में ये होगा कि कोविड के आने की वजह से एजिंग शेड्यूल पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया, यानी कि H1 एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोविड आने से एजिंग शेड्यूल इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले का स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यूज लिखनी है, और का स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यूज का मुकाबला का स्केयर टेबल से करना है। तो सबसे पहले हम का स्केयर कैलकुलेटेड यूज कर लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को का स्केयर के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो का स्केयर के नॉर्मली इंफॉर्मेशन एक टैबुलेटेड फॉर्म में होती है, और नॉर्मली हमें पता है ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जिसको हमने प्रूव करना होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो एजिंग एक क्वालिटी है कि लोग जल्दी पैसे देते हैं या देर से पैसे देते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है अगर का स्केल में हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन कर दें, अगर प्रोबेबिलिटीज गिवन कर दें तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला का स्केल का टेस्ट लगेगा। ठीक है, और उस केस में हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू हमेशा गिवन होती है। ये जो अमाउंट डेज हैं 159, 28, 47, 16, ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, दैट इज दी ओ। तो हमारे पास ओ गिवन है। ठीक है, ये का स्केल का फॉर्मूला है ना, तो इस का स्केयर के फॉर्मूले में हमने अगर चीजें पूरी करनी है, ये ओ तो हमेशा गिवन होगा। वो तो हमारे पास ये 159, 28, 47, 16 आ गया। ये जो ई है ना, तो ये ई हमने फाइंड करना है, ये ई हमने फाइंड करना है, नीचे वाला ई हमने फाइंड करना। तो ये ई कैसे फाइंड होता है प्रोबेबिलिटी के केस में, अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन हो तो ई फाइंड करते हैं एन मल्टीप्लाई बाय गिवन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो सैंपल होगा एन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास ये ई बनता चला जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है कि इस का स्केयर कैलकुलेटेड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं जरा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है 159, 28, 47, 16 है। तो हमारे पास आ गया जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है वो हमारे पास है 159 और 28, 47, 28 और हमारे पास आ गई 47, और फिर क्या है हमारे पास 16, और ये हमारे पास आ गई 16। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओ आ गया। ठीक है, दैट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बाद हमने अब लिखना है कि ई व्हाट इज द एक्सपेक्टेड, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए एन को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये हमारे पास ई आ जाएगा जो कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी, तो इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो एन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो एन हमारे पास टोटल डाटा कितना, टोटल कितने कस्टमर थे 250, तो जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो हमारे पास 250 हैं। ठीक है जी, तो एन हमारे पास आ गया 250, तो यहाँ पे हमने कर दिया 250, तो ये हमारे पास एन आ गया। ठीक है जी, अब देखते हैं कि हर एक की गिवन प्रोबेबिलिटीज कितनी है, हर एक की गिवन प्रोबेबिलिटीज कितनी है। तो हर एक की गिवन प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, 159 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, 159 की प्रोबेबिलिटी है 15 डेज है ना 159, तो 72%, देन 15%, 10% एंड 3%, तो 72% और 15%, तो हमने कर दिया 72%। ठीक है जी, फिर मेरे पास है नेक्स्ट है 72% के बाद और 15%,
72% के बाद हमारे पास 15%, देन है हमारे पास 10%, 3%, फिर मेरे पास आ गया 10% और फिर मेरे पास आ गया 3%। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एन और पी आ गए। तो अब ई कैसे फाइंड करना है, तो ई का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, एन और पी को दोनों को क्या करेंगे, आपस में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई यहाँ से आ जाएगा। तो ये ई कैसे आएगा, एन और पी को दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो ई हम फाइंड करेंगे, ये ई फाइंड करेंगे एन मल्टीप्लाई बाय पी को, यानी कि इस एन और इस पी को दोनों को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ये ई आ जाएगा। ठीक है जी। तो लेट्स कैलकुलेट 250 और मल्टीप्लाई बाय 72%, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 180। फिर दोबारा 250 मल्टीप्लाई 15% करेंगे तो ये हमारे पास सारी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारे पास 180, 37.5, 25 और 7.5, ये हमारे पास ई आ गया। ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी आ गई और यहाँ से ये ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है जी। तो ये दो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर देन हम क्या करेंगे, और फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है जी। काई स्क्वायर का फॉर्मूला, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो जब इसका आंसर आ जाएगा, फिर उस सारे आंसर का क्या करेंगे, हम समीशन ले लेंगे। तो एट द एंड इसका समीशन ले लेंगे। ठीक है जी। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा जी। ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो क्या हमने क्या किया, 159, फिर क्या करना माइनस, ये हमने कर दिया माइनस, व्हाट इज द ई, 180। ठीक है जी। तो ये हमने माइनस कर दिया। बस इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना। फिर क्या करना है, आपने क्या कर दिया स्क्वायर, और फिर देखें डिवाइडेड बाय ई है, तो आपने अगेन डिवाइडेड बाय ये ई कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.45। ठीक है जी। फिर अगेन आपने इस तरह करना है, 28 माइनस 30, 28, मतलब ये मैंने इस तरह से किया है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसके लिए हमने किया कि 159 में से माइनस किया मैंने 180, जो भी आंसर आया उसका मैंने किया स्क्वायर, जो भी आंसर है उसका हमने किया स्क्वायर, फिर उसको दोबारा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180, तो आंसर आ गया 2.45। तो ये 2.45 आ गया। ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप सेकंड कैलकुलेशन कर सकते हैं और थर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास 1 बाय 1 सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर एट द एंड क्या करना है, इन सारी जो कैलकुलेशन, जो ये सारे के हमारे पास जो आंसर आए हैं, इन सब का फिर मुझे सम करना है। इन सब का सम किया। ठीक है। तो सम करने से तो मेरे पास आंसर क्या आया, वो देखते हैं जरा। ठीक है जी। सम कर लेते हैं। और सम करने से आंसर आया इक्वल टू सम, और सम करने से आंसर आ गया 33.85। ये जो 33.85 है, ये जो 33 पॉइंट ये जो 33.85 है, दिस इज द काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू की 33.85। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 33.85। तो व्हाट इज इट, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड 30, ओहो 33.85। तो ये काई स्क्वायर हमारे पास कैलकुलेटेड आ गया 33.85। ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 33.85। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, काई स्क्वायर टेबलेटेड वैल्यू। तो काई स्क्वायर के टेबलेटेड वैल्यू के लिए काई स्क्वायर में हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है, और काई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस लेवल 5% है, यानी कि मुझे 0.05 को R-1 C-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखना पड़ेगा। तो हमारे केस में रो कितनी है, 1 रो है, 4 कॉलम है। तो 0.05 को 1 - 1 किया, ये तो 0 हो गया, इसको करेंगे इग्नोर। और यहाँ से कॉलम कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 - 1 3 बनता है। तो 0.05 को हमने काई स्क्वायर टेबल में जाके 0.05 को 3 में जाके देखना है। ठीक है जी। तो काई स्क्वायर टेबल पे चलते हैं जी। ये हमारे पास काई स्क्वायर टेबल आ गया, और इस काई स्क्वायर टेबल में हमने क्या करना था, 0.05 को 3 में देखना था। तो देखें ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास आ गया 0.05। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7.815। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7.815। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 33.85 कैलकुलेटेड, और टेबल वैल्यू 7.815।
7.815, तो 7.815, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब फिर हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया। जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आंसर देख लेते हैं। तो ये देखें, टी कैलकुलेटेड जो है ये ग्रेटर है टी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो डिसीजन क्या हुआ, एच नॉट इज रिजेक्टेड। अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया है तो हम ये कहेंगे कि एच वन इज एक्सेप्टेड। अगर एच वन एक्सेप्ट हो रहा है तो हम कहेंगे टू एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये होगा, हमारा डिसीजन ये होगा कि पेंडेमिक के आने से एजिंग जो शेड्यूल होगा वो बदल जाएगा। यानी कि पहले लोग जो हैं वो अप टू 15 डेज, 15 दिनों में 159 पीपल पे कर चुके थे अपनी पेमेंट। क्योंकि अब पेंडेमिक आ गया, अब हो सकता है 15 दिनों में 159 लोग पे ना कर सकें, कम लोग पे कर सकें, तो एजिंग शेड्यूल बढ़ जाएगा पेंडेमिक के आने से। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है इसका। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, कि पेंडेमिक की वजह से एजिंग शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे yes ड्यू टू पेंडेमिक एजिंग शेड्यूल हैज चेंज्ड, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन है, स्टार कैपिटल इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर अमंग अदर सर्विसेज। जो एससी है वो अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है। SC is looking to waive off annual fee for the credit facility if a customer has a balance above a certain limit। अगर कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट लिमिट जो है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा क्रेडिट ले ले, तो हम क्या करते हैं, उसको एनुअल फ़ी जो हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर एनुअल फ़ी चार्ज करते हैं वो हम उनको माफ़ कर देंगे कि अगर वो उस महीने क्रेडिट लिमिट जितनी भी है उससे एक्सीड कर दें। मिसाल के तौर पर कि क्रेडिट लिमिट हमने कहा कि जो हर महीने फॉर एग्जांपल 30,000 तक का क्रेडिट लेगा, हमसे उधार लेगा, तो उसको हम एनुअल फ़ी वेव कर देंगे। तो जो 30,000 जैसे ऊपर का क्रेडिट लेगा तो उसको एनुअल फ़ी वेव कर देंगे, ठीक है जी। Head of Credit Department determined that waiving of annual fee could be justified only if customer maintain an average monthly balance of more than rupees 70,000। हमने 30,000 की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर एवरेज मंथली हर महीने एवरेज मंथली बैलेंस अगर कस्टमर 70,000 से ज्यादा रखता है इन अ गिवन ईयर, उस साल के अंदर, यानी कि 2022 में अगर कस्टमर जो है हर महीने अपने अकाउंट में 70,000 या उससे ज़्यादा का बैलेंस रखता है, तो हम क्या करेंगे कि उसको जो एनुअल फी है वो माफ़ कर देंगे, ठीक है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 900 कस्टमर का हमने सैंपल लिया, तो ये जो 900 कस्टमर्स हैं, दिस इज अवर नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो ये 900 कस्टमर हमारे पास एन आ गया, ये हमारे पास एन आ गया। और यहाँ पे कह रहा मोर देन 7,000, ये लेस देन मोर देन आपको पता है H1 की वर्डिंग्स होती हैं, तो H1 मोर देन 70,000 आ गया। और ये हमारे पास मीन आ गया, पॉपुलेशन मीन, ठीक है जी। द मंथली मीन ऑफ सैंपल, ये मंथली मीन है, ठीक है, सैंपल का। तो 71,000 मेरे पास क्या आ गया, एक्स बार सैंपल मीन आ गया। इट इज ऑल्सो नोन दैट द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डजंट मीन कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है, वो पूरी टेस्टिंग लगवा रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो टेस्टिंग में जो कर्व यूज हो रही होती है, जो डाटा यूज हो रहा था, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही यूज हो रहा होता है। सैंपल मीन 71,000 और उसका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 30,000। Aslan is looking to apply statistical analysis to determine whether to waive annual fee or not। असलान ये देखना चाह रहा है, ये डिटरमिन करना चाह रहा है कि हम एनुअल फी जो है वो माफ करें या ना करें, ठीक है जी। तो हमने देखना है कि एनुअल फी माफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो रिक्वायरमेंट अल्फा पढ़ते हैं। अल्फा में डिटरमिन एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट, बताएं कौन सा टेस्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे, टाइप ऑफ टेस्ट बताएं हमें, डेट विल बी अप्लाइड इन दिस केस, इस केस में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक्सप्लेन भी करना है, तो हम ये कहेंगे क्योंकि n जो है हमारे पास 900 है, n क्योंकि मोर देन 30 है, और हमारे पास जो है अगर n मोर देन 30 हो तो हमें पता है कि हम जी टेस्ट लगाते हैं
बेशक स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है या अननोन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखें पॉपुलेशन का अननोन है क्योंकि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो हमारे पास क्योंकि बिकॉज n इज ग्रेटर देन 30, n ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, तो वी शुड अप्लाई जी टेस्ट, ठीक है, तो वी शुड अप्लाई z test because it meet the z test criteria, that is n greater than 30। अगर n greater than 30 होगा तो हम क्या करेंगे, z test हमें अप्लाई करना चाहिए और हम z test अप्लाई करेंगे बेशक हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, ठीक है, और ये उसको रीजन दे देंगे, ठीक है। और क्योंकि रीजन ये है कि n ग्रेटर देन 30, इसका मतलब अगर हमारे पास लार्ज सैंपल साइज हो तो हम क्या करते हैं, जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। और उसके साथ ये भी बता देंगे क्योंकि जो अरसलान है जो हेड ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो ये जानना चाह रहा है कि तब हम एनुअल फी वेव करेंगे अगर एवरेज मंथली बैलेंस मोर देन 70,000 है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे राइट टेल जी टेस्ट लगेगा, जी टेस्ट तो लगेगा लेकिन हमारे पास यहाँ पे वन टेल और वन टेल में भी राइट साइड पे, तो वन टेल यानी कि राइट टेल जी टेस्ट लगेगा। तो हमने जी टेस्ट लगाना है और हमारे पास यहाँ पे वन टेल वाला यानी कि राइट टेल वाला टेस्ट लगेगा, ठीक है जी, मोर देन 70,000, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि पार्ट बी का आंसर क्या है। पार्ट बी में कहता है व्हाट कंक्लूजन कैन अरसलान ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डेटा यूजिंग 10% सिग्निफिकेंस लेवल। और ये 10% जो सिग्निफिकेंस लेवल है तो इसकी सिंगल टेल है क्योंकि वन टेल है ना, तो 10% अगर हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है तो 10% वन टेल में उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो 1.28 होती है, ठीक है। तो ये 1.28 आप लोगों ने याद करना है। नॉर्मली देखें एग्जामिनर गिवन कर रहा है, तो अभी तक एग्जामिनर गिवन करता आ रहा है लेकिन फिर भी बुरे वक्त से बचने के लिए तो बेहतर है कि वैल्यूज को याद कर लिया जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि एनुअल फी वेव होनी चाहिए या एनुअल फी वेव नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगा वो मीन जो होगा H1 बना लेते हैं, वो ज़रा आसान है। तो जो H1 होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो मोर देन है ना, तो मोर देन का मतलब मीन ग्रेटर देन 70,000 है। अगर मीन ग्रेटर देन 70,000 है तो एच नॉट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 70,000 होगा। तो ये हमने नल हाइपोथेसिस बना लिया। सेकंड पर हमने क्या करना होता है, सिग्निफिकेंस लेवल लिखना होता है। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा हमारे पास 10% है, जो उसकी वैल्यू है दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू वो हमारे पास 1.28 है। तो दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, टेबुलेटेड वैल्यू। तो ये 1.2 जो है ये जी टेबुलेटेड वैल्यू, तो ये जी टेबल वैल्यू है मेरे पास, तो ये जी टेबल वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा जी, तीसरे नंबर में हमने लिखना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज। कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है, तो टेस्ट हमने इस्तेमाल करना है जी टेस्ट। जी इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन और एस ओवर अंडर रूट एन। तो ये हमने टेस्ट यूज करना है, तो हम टेस्ट यूज करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हालात क्या हैं, ठीक है। व्हाट इज द सैंपल मीन, सैंपल मीन 71,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 71,000। व्हाट इज द पॉपुलेशन मीन 70,000, 70,000 आ गया हमारे पास। और उसके बाद व्हाट इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 30,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। और एन कितना था 900 कस्टमर, तो एन आ जाएगा 900 कस्टमर, ठीक है जी। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि एच नॉट एक्सेप्ट हुआ या एच नॉट रिजेक्ट हुआ। तो हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि जी जो है कैलकुलेटेड का मुकाबला करना है जी टेबुलेटेड से, ठीक है जी, टेबल से। तो व्हाट इज दी जी कैलकुलेटेड 1 आया, तो जी कैलकुलेटेड आंसर 1 आया। व्हाट इज जी टेबल वैल्यू, जो कि क्रिटिकल वैल्यू गिवन है 1.28 ना, ये 1.28 गिवन थी ना, तो हमने क्या कर लिया 1.28, ठीक है जी। अच्छा जी, तो 1 जो है वो लेस देन है 1.28 से, ठीक है।
तो 1 इज लेस देन 2/8, तो हम यहाँ पे कहेंगे डिसीजन ये है एच नॉट इज एक्सेप्टेड। तो जो हमारा डिसीजन होगा वो ये होगा कि एच नॉट इज एक्सेप्टेड। अगर एच नॉट एक्सेप्ट है, इसका मतलब एच नॉट एक्सेप्ट है, तो एच वन क्या है, रिजेक्ट है। अगर एच वन रिजेक्टेड है तो हम ये वाला क्लेम गलत हो गया, ये वाला क्लेम गलत हो गया और ये वाला क्लेम फॉल्स हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो एवरेज मंथली बैलेंस है हर महीने 70,000 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, हर महीने जो एवरेज बैलेंस है वो 70,000 से ज़्यादा नहीं होता। यानी कि कस्टमर के जो अकाउंट में हर महीने जो एवरेज बैलेंस होता है या तो वो 70,000 होता है या तो 70,000 से कम होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई कस्टमर के अकाउंट में 70,000 से अबव अमाउंट नहीं होती। दैट्स वाई एनुअल फी वेव नहीं करेंगे, नो वेव ऑफ एनुअल फी। तो हम एनुअल फी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि कस्टमर्स के अकाउंट में हर महीने एवरेज बैलेंस 70,000 से ज़्यादा नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि फाइनल कंक्लूजन में ऑफरिंग एनुअल वेव विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो दिस इज आवर आंसर कि एनुअल फी वेव नहीं करेंगे, नो वेव ऑफ एनुअल फी। तो ये हमारा डिसीजन हो जाएगा फोर्थ में, डिसीजन के नो वेव ऑफ एनुअल फी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो पास पेपर के एमसीक्यूज थे वो भी डिस्कस कर लिए, और हमने पास पेपर के जो क्वेश्चंस आए थे रिसेंट अटेम्प्ट में तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, अपना ख्याल करिएगा, रखिएगा, और नेक्स्ट जैसे ही इसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में एमसीक्यूज आएंगे तो इस तरीके से मैं आप एमसीक्यूज आपसे शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दिल लगा कर पढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह हाफिज़।